एकमात्र 10 साल का बच्चा जिसकी दिन दहाड़े ही उसी के घर के अंदर ही बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो केवल 24 घंटों के भीतर ही इस मामले का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है, अपराधियों को पकड़कर जब सामने लाती है तो उनको देखने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हर किसी को सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है हुगली और इसी हुगली का एक थाना पड़ता है उत्तरपाड़ा। उत्तरपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है कोन नगर इलाका और इसी कोन नगर इलाके का रहने वाला है पंकज शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। पंकज की पत्नी का नाम है शांता शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। पंकज का इकलौता बेटा जिसका नाम है श्रेयांश शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 10 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके से चौथी क्लास की पढ़ाई कर रहा है। पंकज और उसकी पत्नी शांता दोनों प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और ठीक ठाक पैसा भी कमाते हैं और अपने घर परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। पंकज अपने बेटे श्रेयांश को पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। श्रेयांश जो पढ़ाई में जितना होशियार है उतना ही चंचल भी है। ये बात है 18 फरवरी 2024 की शाम के समय। पंकज किसी काम से मार्केट गया हुआ था। उसकी पत्नी शांता भी सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गई हुई थी। लेकिन शाम के लगभग 7 बजे के आसपास जब शांता अपने घर पहुंचती है तो घर के भीतर का नज़ारा देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। दरअसल घर के भीतर ही उसके बेटे श्रेयांश की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। शांता की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी शांता के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी शांता के पति पंकज को दी जाती है। साथ ही इस हत्या की जानकारी नज़दीकी थाने में भी दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ पंकज के घर पहुंचती है और घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से मुआयना करती है। पुलिस जब श्रेयांश की डेड बॉडी का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर किसी तेज़ धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है। दरअसल उसके शरीर पर गणेश जी की मूर्ति से भी शायद वार किया गया है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी के बगल में ही गणेश जी की मूर्ति भी बरामद होती है, जिस पर खून भी लगा हुआ है। पुलिस सबसे पहले पंकज की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि पंकज के घर में जितना भी सामान है सब के सब अपनी अपनी जगह मौजूद है, जिसे देखकर पुलिस भी ये साफ अंदाज़ा लगा लेती है कि जो भी अपराधी घर के अंदर आया है उसका एकमात्र मतलब सिर्फ श्रेयांश की हत्या करना ही है। अपराधी का इरादा लूटपाट करने का तो बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस इस हत्या के बारे में पंकज और उसकी पत्नी शांता से पूछताछ करती है तो दोनों एक ही जवाब देते हैं कि साहब, उस वक्त श्रेयांश घर में अकेला था और हम दोनों ही मार्केट गए हुए थे। पुलिस पंकज से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पर पंकज की पत्नी शांता पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, दरअसल कुछ दिन पहले उसी स्कूल के एक सीनियर लड़के से मेरे बेटे की लड़ाई हो गई थी और उसने मेरे बेटे श्रेयांश की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई भी किया था। मैंने स्कूल में जाकर इसकी शिकायत भी किया था। हो सकता है कि आज संडे है और उसी लड़के ने मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे की हत्या कर दिया हो। शांता जब इस तरह की बातें कहती है, पुलिस शांता के बयान पर उस लड़के के घर जाती है। जब उस लड़के से पूछताछ करती है तो वो लड़का कहता है कि साहब, ये बिल्कुल सच बात है कि स्कूल में श्रेयांश और मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने श्रेयांश की हत्या नहीं किया है। पुलिस जब कई तरह के सवाल उस लड़के से पूछताछ करती है तो पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि वो लड़का वाकई में श्रेयांश की हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन पुलिस को साथ ही साथ ये भी भरोसा हो जाता है कि जिसने भी श्रेयांश की हत्या किया होगा शायद ज़रूर पंकज का कोई जानने वाला ही होगा, क्योंकि पंकज के घर में एक कुत्ता भी है। पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आप लोगों ने किसी भी अनजान व्यक्ति को पंकज के घर में आते जाते देखा है, तो आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि नहीं साहब, हमने किसी भी अनजान व्यक्ति को इस घर में आते जाते नहीं देखा है।
क्योंकि पंकज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, अगर कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे घर के भीतर प्रवेश करता है तो हमारा पालतू कुत्ता ज़ोर ज़ोर से ज़रूर भौंकता है। आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि साहब, हमने भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ तक नहीं सुनी, जिससे पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि जो भी घर के भीतर आया होगा वो ज़रूर पंकज का कोई पहचानने वाला ही होगा। पुलिस सबसे पहले अज्ञात अपराधियों के खिलाफ पंकज की तहरीर पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले पंकज और उसकी पत्नी शांता दोनों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल चेक करती है। हालांकि दोनों के मोबाइल नंबर में कोई भी संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है। शांता के कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर ज़रूर मिलता है जिस पर शांता कई सालों से लगातार बातचीत करती चली आ रही है। दरअसल घटना वाले दिन भी शांता ने आखिरी बार उसी नंबर पर बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी इशरत परवीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। इशरत जो कोलकाता के वाटगंज की रहने वाली है। पुलिस जब इशरत के बारे में शांता से पूछताछ करती है तो शांता कहती है कि साहब, इशरत मेरी बचपन की सहेली है, इसी वजह से अक्सर मेरी उससे बातचीत होती रहती है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो श्रेयांश के घर के अंदर घुसकर उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस अब पंकज के घर के सामने वाली गली का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो मालूम चलता है कि शाम के लगभग 7 बजे के आसपास एक महिला जो अपने चेहरे पर मास्क लगाई थी काफ़ी तेज़ी से जाते हुए दिखाई देती है, जिसको देखकर पुलिस को न जाने क्यों उसी महिला के ऊपर शक होने लगता है। पुलिस जब उस महिला के बारे में जानने का प्रयास करती है तो मालूम चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि शांता की ही सहेली इशरत परवीन है। पुलिस जब इशरत के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि 18 फरवरी 2024 को जिस दिन श्रेयांश की हत्या किया गया था उस दिन के लगभग 2 बजे के आसपास इशरत का मोबाइल का लोकेशन वाटगंज का ही दिखाई दे रहा था। लेकिन 2 बजे के आसपास इशरत का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और फिर लगभग 6 घंटे के बाद 8 बजे के आसपास इशरत का मोबाइल ऑन भी हो गया था। जैसे ही इस तरह का डिटेल मिलता है पुलिस सोच में पड़ जाती है कि जब इशरत का मोबाइल 2 बजे से लेकर 8 बजे तक स्विच ऑफ था तो फिर इस बीच इशरत इस इलाके में किससे मिलने आई थी। इसी शक के आधार पर पुलिस इशरत को अपनी हिरासत में लेती है और फिर इशरत से पूछताछ करती है कि तुम्हारा मोबाइल 6 बजे से लेकर 8 बजे तक स्विच ऑफ क्यों था और तुम इस इलाके में किससे मिलने आई थी, क्योंकि इस इलाके में तुम्हारी सहेली शांता के अलावा तुम्हारा और कोई जानने वाला नहीं है। पुलिस एक के बाद एक जब कई तरह के सवाल इशरत से करती है तो इशरत पुलिस के सवालों से इस प्रकार से डर जाती है कि आखिरकार तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। इशरत कहती है कि साहब, श्रेयांश की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है, लेकिन इस हत्या में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं हूँ बल्कि श्रेयांश की माँ शांता भी शामिल है। जैसे ही शांता का नाम बताती है ये सुनकर पुलिस को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन पुलिस शांता को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है। इधर थाने में शांता जब अपनी सहेली इशरत को देखती है तो शांता को भी समझ में आ जाता है कि ये सारा मामला खुल चुका है। इसीलिए शांता अपनी सच्चाई कबूल ही नहीं करती है बल्कि इस हत्या की पूरी कहानी भी बता देती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब शांता की शादी नहीं हुई थी। दरअसल इशरत और शांता दोनों एक ही इलाके की रहने वाली नहीं हैं बल्कि दोनों ही बचपन की खास सहेलियां भी हैं। शांता और इशरत एक साथ ही पढ़ाई करती हैं, लेकिन जैसे ही दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं दोनों के बीच में इस प्रकार से गहरी दोस्ती हो जाती है कि शांता और इशरत के बीच में एक दिन समलैंगिक संबंध बन जाता है। एक बार जब इस तरह का संबंध शुरू हो जाता है तो उसके बाद ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है इधर शांता के माता पिता उसकी शादी पंकज शर्मा से कर देते हैं। शांता शादी करके अपने ससुराल तो आ जाती है, पति के साथ भी रहने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी सहेली इशरत को कभी भूल नहीं पाती है। जब भी उसको मौका मिलता है इशरत को अपने घर बुला लेती है। जब कुछ साल का समय गुजर जाता है आखिरकार शांता एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम श्रेयांश रखती है। कुछ साल तक अपने बच्चे की बेहतर तरीके से परवरिश भी करती है। उसके बाद शांता भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लेती है
और फिर अपने बच्चे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देती है। दोनों पति पत्नी नौकरी करने लगते हैं और ठीक ठाक पैसा भी कमाने लगते हैं, बेहतर तरीके से जीवन भी जीने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शांता को जब भी मौका मिलता है अपनी सहेली इशरत को अपने ही घर बुला लेती है और मौका निकालकर अपने ही घर के भीतर दोनों समलैंगिक संबंध बना लेते हैं। हालांकि ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती हैं और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी शांता के पति पंकज को मालूम चल जाता है। लेकिन पंकज को जब ये सारी सच्चाई मालूम चलता है तो पंकज भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो इस बारे में बात करे तो किससे करे। लेकिन फिर भी पंकज अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता है और काफ़ी फटकार भी लगाता है, लेकिन शांता के ऊपर अपने पति की फटकार का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बावजूद भी शांता अक्सर इशरत को अपने घर में बुलाती है और घर के भीतर ही दोनों के बीच में अक्सर समलैंगिक संबंध बनता रहता है। लेकिन इसकी हद तो तब हो जाती है जब इस घटना से ठीक 10 दिन पहले एक दिन शांता इशरत को ही अपने घर के अंदर बुलाकर जब दोनों के बीच में समलैंगिक संबंध बन रहा होता है तो अचानक उसी समय श्रेयांश भी वहां पहुंच जाता है और फिर दोनों को बिना कपड़ों के बेहद आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इधर शांता और इशरत अपने सामने जब श्रेयांश को देखती हैं तो देखकर काफ़ी डर जाती हैं। इशरत तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन इशरत को अब ये डर सताने लगता है कि अगर श्रेयांश ने इस बारे में किसी को कुछ बता दिया तो हम समाज में किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इशरत काफ़ी टेंशन में रहने लगती है और जब उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो आखिरकार एक दिन अपनी सहेली शांता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि एक ना एक दिन श्रेयांश ज़रूर अपना मुंह खोलेगा और याद रखना, जिस दिन ये सच्चाई लोगों को मालूम चल गया तो हम समाज में किसी को भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हमारे पास एकमात्र यही रास्ता बचा है कि तुम्हारे बेटे को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाए। जब अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए जब शांता से कहती है तो शांता भी इशरत की बातों में आ जाती है और अपने ही बेटे को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद शांता और इशरत एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। 18 फरवरी 2024 को संडे का दिन था। श्रेयांश स्कूल नहीं गया था। उसके पिता भी शाम के समय किसी काम से मार्केट गया था। इधर दोपहर से पहले ही शांता अपनी सहेली इशरत के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करती है और अपने प्लान के तहत अपने घर में बुलाती है। इशरत जब शांता के घर जाने के लिए तैयार होती है तो अपना मोबाइल लगभग 2 बजे के आसपास स्विच ऑफ कर देती है और अपने ही घर में रख देती है, क्योंकि इशरत को ये मालूम था कि अगर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा मोबाइल का ही इस्तेमाल करती है। अपने षड्यंत्र के तहत मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद सीधे शांता के घर में पहुंच जाती है। उस वक्त श्रेयांश अपने ही घर के अंदर खेल रहा था। जैसे ही इशरत इधर शाम के समय शांता के घर पहुंचती है, दोनों मिलकर श्रेयांश को पकड़ लेती हैं। उसके बाद शांता अपने ही घर के अंदर से टूटे हुए टेबल का एक लकड़ी लेकर आती है और अपने ही बेटे के सर पर काफ़ी ज़ोर से वार कर देती है, जिसकी वजह से श्रेयांश काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी श्रेयांश की मौत नहीं होती है। श्रेयांश की जब मौत नहीं होती है तो आनन फानन में ही अपने घर के अंदर रखे हुए गणेश जी की मूर्ति उठाकर लाती है और उसी मूर्ति से श्रेयांश के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी श्रेयांश की मौत नहीं होती है। तो ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए शांता फिर से अपने घर के अंदर किचन में जाती है और किचन में रखे हुए एक तेज़ धारदार चाकू लेकर आती है और उसी चाकू से श्रेयांश के दोनों हाथों की नसें काट देती है और फिर उसी चाकू से श्रेयांश के शरीर पर एक के बाद एक कई बार कर देती है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही श्रेयांश की मौत हो जाती है। उसके बाद शांता इशरत को अपने घर भेज देती है और थोड़ी देर के बाद खुद भी घर से बाहर निकलती है और मार्केट चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब मार्केट से वापस अपने घर पहुंचती है और अपने ही बेटे की डेड बॉडी को देखती है तो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वाकई में शांता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो इसे सुनने के बाद खुद शांता के पति पंकज को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि एक सगी माँ अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है।
दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।